कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सोने में सुस्ती लेकिन चांदी में मजबूती के साथ कारोबार। एमसीएक्स पर सोना 46,500 के स्तर पर, वहीं चांदी में करीब 1% की बढ़त। यूएस के महंगाई और रिटेल सेल्स पर बाजार की नजर। मिडिल ईस्ट में तनाव और अमेरिका में इन्वेंट्री घटने से कच्चे तेल में उछाल। ब्रेंट $64 के करीब पहुंचा। एमसीएक्स और नायमेक्स क्रूड में भी तेजी। यूएस में यूरोप में वैक्सीनेशन के डिमांड बढ़ने से उम्मीद। बेस मेटल्स में निचले स्तरों से खरीदारी लौटी। एमसीएक्स पर एल्यूमिनियम में करीब 1.5% की तेजी। मजबूत स्पॉट डिमांड से कॉपर में भी मजबूती। निकल, जिंक और लेड में भी अच्छी खरीदारी। एनसीडीएक्स पर 7,354 का नया रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद ऊपर से थोड़ा हल्का हुआ सोयाबीन, लेकिन अब भी बढ़त पर कारोबार। उधर तंग सप्लाई और डिमांड बढ़ने से चने में भी मजबूती। एक हफ्ते में 12% चढ़े भाव। और इस साल भी झमझम बरसेंगे बादल। स्काईमेट का दावा, लगातार तीसरे साल अच्छे मॉनसून का अनुमान। लंबी अवधि में औसत से 103% होगी बारिश। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन और पैराडाइम कमोडिटीज के बरियन वकील। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। मनोज, आपसे पहले जानना चाहेंगे आपकी टॉप पिक्स आज कहां होंगी? नमस्कार मनीषा जी। सबसे पहले तो आपको और सारे व्यूअर्स को गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी भी यहाँ पे जो मोमेंटम है मार्केट में वो पॉजिटिव बना हुआ है और आज मेरी एग्री कमोडिटीज़ में दोनों खरीदारी की पीक रहेगी। यूएस और यूके के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं और चाइना में भी डिमांड बनी हुई है। उस लिहाज से यहाँ पे कॉटन वायदा में एक बार फिर एमसीएक्स अप्रैल वायदा में 21,300 के लेवल्स पर खरीदारी करना चाहिए, 21,600 तक के लक्ष्य के लिए, और एक स्टॉप लॉस लगाए यहाँ 21,160 का। वहीं दूसरी पिक रहेगी ऑयल कॉम्प्लेक्स से रिफाइंड सोया तेल वायदा में। यहाँ मई वायदा में 1306 के आसपास खरीदारी करना चाहिए, 1322 तक के लक्ष्य लेकर के चले और एक स्टॉप लॉस लगाए 1296। ऑलराइट, तो वो दो पिक्स हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज की तरफ से। एक कॉटन में खरीदारी है और दूसरी यहाँ पर बिकवाली की एक राय आती हुई। बात अब यहाँ पर आपसे करेंगे बीरेन जी, आपकी टॉपिक्स यहाँ पर नॉन एग्रो स्पेस में कहाँ होंगी? यहाँ है ऊपर मैं शॉर्ट साइड प्रेफर करूंगा। यहाँ एलएमई में भी और शंघाई में भी इन्वेंट्री बढ़ रही है, स्पेशली प्राइवेट बॉन्डेड वेयरहाउस है जो चाइना के वहाँ। तो यहाँ 695 पे शॉर्ट जा सकते हैं, 700 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 685 टारगेट रख सकते हैं। निकल में मैं बाई साइड जाऊंगा, यहाँ 1220 के आसपास बाई कर सकते हैं। यहाँ हम 1245 से 1250 तक का टेंटेटिव टारगेट रख सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ 1209 का होना चाहिए। ऑलराइट, खरीदारी की राय यहाँ पर निकल में टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर सामने हैं और आज अच्छी खासी खरीदारी हमने मेटल्स में आते हुए देखी भी है। लेकिन टॉप खबर आज की मॉनसून्स है, जहाँ पर स्काईमेट को लगातार तीसरे साल अच्छे मॉनसून की उम्मीद है। बात करने के लिए हमारे साथ स्काईमेट मेट्रोलॉजी के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा जुड़े हैं। मिस्टर शर्मा नमस्कार। और अच्छा खासा चीयर आज आपने बाजारों को यहाँ पर दिया। आपके बोलते बोलते में ही बाजार यहाँ पर चढ़ते हुए नजर आया और काफी सपोर्ट यहाँ पर सेंटिमेंट में भी आया है। 103% ऑफ एलपीए आपने यहाँ पर बारिश का अनुमान इस वक्त दिया है, लेकिन अगर मंथ ऑन मंथ देखें तो किस तरह का सिनेरियो है और जो वो ला निन्या को लेकर थोड़ी सी कंसर्न्स बाजार में थी वो अब कैसे हैं? देखिए, मंथ ऑन मंथ में भी एक्चुअली स्टार्ट ऑफ द मानसून आल्सो एंड इवन डिपार्चर ऑफ द मानसून, एंड ऑफ द मानसून, दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड। ओके, इवन द कोर मानसून मंथ जो जिसको कि हम कहते हैं ना जुलाई और अगस्त, उसके कोर मानसून मंथ्स होते हैं। शुरू का महीना तो जून में तो मानसून चलते चलते जब तक नॉर्थ में आता है तो जून का समाप्त हो जाता है। तो शुरू में ही जो जून का महीना है, दैट मीन्स मध्य भारत के लिए, दक्षिण भारत के लिए अच्छा रहेगा, इवन पूर्वी भारत के लिए हम अच्छे रेनफॉल की उम्मीद करते हैं। जो कोर मानसून मंथ है, हल्की सी, जैसे जुलाई के महीने में 97% का अनुमान है हमारा, लेकिन जुलाई में वैसे ही इट इज वैसे रेनिएस्ट मंथ होता है। लगभग
285 मिलीमीटर बारिश होती है, तो हल्का 2-1% की अगर कमी होती भी है तो उससे कुछ विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुल मिला के चारों महीनों में ही हमें मानसून अच्छा दिखाई दे रहा है। जून के महीने में 106% है और सितंबर का महीना तो जबकि मानसून विड्रॉवल का टाइम होता है 116% की उम्मीद है। उसका साथ हो सकता है कि मानसून इस बार भी पिछले साल की तरह थोड़ा लेट से उसकी डिपार्चर हो, ज्यादा देर नॉर्थ इंडिया में रहे, जिसके कारण की अच्छी वर्षा की उम्मीद की जा सकती है। लगभग चारों महीने ही रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम एंड स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहने की उम्मीद है। जी मनीषा। जी मिस्टर शर्मा, आप फिर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से देखते हैं? मंथ ऑन मंथ तो जैसे आपने कहा कि नंबर्स काफी इंकरेजिंग है फिलहाल यहाँ पर, लेकिन हमने कुछ दिक्कतें यहाँ पर पिछले साल गुजरात में आते हुए देखी, नॉर्थ वेस्ट में भी था, डाउन साउथ में कर्नाटका में हमने लगातार वहां पर बारिश कम होते हुए देखी है। क्या इस बार वो हालात बेहतर हैं? देखिए मनीषा, वैसे तो कोई भी मानसून, चाहे अच्छे से अच्छा मानसून भी हो, एक्सेस मानसून हो, उसमें भी मानसून के बिहेवियर ही ऐसा है कि लगभग 10-15% पॉकेट तो ऐसी रह जाती हैं जिसमें कि मानसून डेफिसिट होता है, सामान्य से कम होता है। कई जगह तो 15-20% की कमी तो आम देखने में मिलती है। इसी तरह का पैटर्न हमें इस बार भी देखने को मिल रहा है कुछ जगह। हालांकि रिस्क वाली जगह बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। परसेंटेज जो डेफिशिएंसी की होगी वो लगभग मेरे ख्याल में 10-1% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और जो ज्योग्राफिकल रिस्क का है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं लगातार परपिचुअल शॉर्टफॉल जिसको बोलते हैं, लगातार उसमें देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी इस साल भी यही अनुमान है और शॉर्टफॉल होगा, लेकिन उतना नहीं जितना हम पहले देखने को मिला था। लगभग 10% से ज्यादा उस रीजन में भी नहीं होना चाहिए। कुछ और जो रिस्क वाले एरिया है वो नॉर्थ इंडिया में कुछ प्लेन्स हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा। पिछले साल भी कुछ बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उन्हीं पॉकेट्स में पंजाब, हरियाणा और पास में सटा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, नॉर्थ राजस्थान है, उसमें ऐसा अनुमान है कि थोड़ी वर्षा सामान्य से कम देखने को मिलेगी। साउथ की बात करें तो कर्नाटका के भीतरी भाग जो है, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका जो है, उस क्षेत्रों में और तमिलनाडु के साथ कुछ क्षेत्र जो हैं उनमें थोड़ी हल्की सी कम वर्षा हमें नॉर्मल से कम देखने को मिलेगी। जी मिस्टर शर्मा, ये ऑफ कोर्स आपके फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स हैं। अगली रिपोर्ट्स कब तक आने की उम्मीद है? और पिछली बार जिस तरह से हमने एक डिलेड ऑनसेट मॉनसून का होता हुआ देखा था, क्या ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस इस बार? देखिए, वैसे तो मानसून पिछली बारी भी बिल्कुल टाइम पे था। 1 जून को उसका अराइवल था और जो बंगाल की खाड़ी है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, वहां तो समय से पहले आया था। इस बार भी ऐसी अभी तक तो हमने अभी अनुमान तो नहीं लगाया है, लेकिन तैयारी जरूर चल रही है। कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि मानसून में देरी होने का कुछ हो, लेकिन उसका सही अनुमान हमें उसके बिल्कुल सही आंकड़े मिल जाएंगे तो आपके साथ जरूर हम शेयर करेंगे। बट एज ऑफ डेट लग रहा है जैसे कि सब कुछ सामान्य तिथि के हिसाब से ही आने का समय रहेगा। कुछ उसमें फेरबदल होगा तो हम आपसे जरूर उसके बारे में शेयर करेंगे। और बाकी रेनफॉल के जहां तक सवाल है, इवन जो दक्षिण भारत का रेनफॉल जो है वो भी, उसमें कोई विशेष, जैसे कर्नाटक में चाहे थोड़ी बहुत कमी जरूर दिख रही है, लेकिन इस तरह की कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है जिसके कारण की कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जिससे कि चिंताजनक। पॉइंट टेकन। मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में वो सारा एक्सप्लेनेशन देने के लिए। बीरेन जी, आपसे जानना चाहेंगे, और जैसे मिस्टर शर्मा बता रहे थे कि कुछ बहुत डेफिशिएंसी यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, उत्तरी यूपी में रह सकती है। ऑफकोर्स बाकी कर्नाटका में यहाँ पर कुछ चिंताएं हैं। कैसे देखते हैं आप इन एरियाज को, और कोई चिंता एज ऑफ नाउ? आई मीन ऑफ कोर्स ये बहुत अर्ली डेज हैं और अभी बारिश में खुद ही 2 महीने यहाँ पर हैं, लेकिन इन एरियाज को लेकर फसल को कैसे देखेंगे? मनीषा जी, वो वेदर में तो मेरा नॉलेज काफ़ी लिमिटेड है, बट फ्रॉम मार्केट पर्सपेक्टिव काफ़ी ग्लोबल प्रोडक्ट्स है, स्पेशली ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स में वर्ल्ड वाइड डेफिसिट चल रही है। तो वी कैन नॉट अफोर्ड ए कमज़ोर मानसून, वी कैन नॉट अफोर्ड, वो मैं सोच भी नहीं सकता वो हालत हो सकती है। तो लेट अस होप के स्काई नेट खरा उतरे और हमको टाइम सर, स्पेशली टाइम सर अच्छा मानसून मिल जाए।
एब्सोल्युटली। वो ऑफ कोर्स जैसे जैसे दिन करीब आएंगे वो जानना का होगा कि कैसा यहाँ पर मानसून रहता है। और जैसे उन्होंने कहा कि मंथ ऑन मंथ यहाँ पर परफेक्ट है, लेकिन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर राजस्थान, पंजाब और उत्तरी यूपी में कुछ कंसर्न्स वाली रह सकती है। ये इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर बेल्ट्स भी हैं। और जैसे बीरेन जी कह रहे हैं कि जिस तरह से मल्टी ईयर हाइज हमने कमोडिटी प्राइसेस इस साल में बनते हुए देखे हैं, कम फसल या कम बारिश इन मेजर ग्रोइंग एरियाज में एक अच्छी न्यूज नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स अभी उसके लिए काफी समय है। और जब हम कमोडिटी प्राइसेस की बात कर रहे हैं तो सोयाबीन पर हमने आज एक नया रिकॉर्ड भी बनते हुए देखा। सोयाबीन के अलावा एक और दूसरी कमोडिटी चने में जोरदार तेजी देखने को मिली है। पिछले एक हफ्ते में 12% की बढ़त यहां पर देखने को रही है। एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के सुनील बलदेवा हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी नमस्कार। तेजी बरकरार है, यहाँ पर पॉजिटिव में कारोबार होता हुआ आज सुबह भी नजर आया था। दोपहर बाद कुछ मुनाफा वसूली है, आधे % की गिरावट फिलहाल आपकी स्क्रीन पर 5530 के भाव। कैसी है मांग बाजारों में? और क्योंकि आप धीरे धीरे फेस्टिविटीज किक आउट हो जाएंगी, क्या मांग बेहतर होती हुई नजर आई है इवन एज प्राइसेस हायर हैं? नमस्कार मनीषा जी, जैसे मैं आपके चैनल पे लगातार कहता रहा हूँ कि इस बार तेजी का केवल कारण है कि प्रोडक्शन की कमी है। दूसरे प्रोडक्शन की कमी केवल इंडिया में भी नहीं, पाकिस्तान में भी बहुत कुछ है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश और दुबई ये भी ऑस्ट्रेलिया से माल लेने लग गए हैं और $650-60 के वहां पे ही भाव हो गए। तो इंटरनेशनल मार्केट भी तेज है और इंडिया का मार्केट भी तेज है। यदि हम दलहन और तिलहन को भी देखें तो यही तिलहन रिफ्लेक्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट भी तेज है और अपने यहाँ पे माल की कमी है। तो मुझे ये लगता है कि ये कमी के कारण भावों का जो है चढ़ाव धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा और एक लेवल पे जाके सेट होगा जहाँ पे डिमांड और सप्लाई का जो मिसमैच है उस पे भाव रिफ्लेक्ट करेगा। वो अपने मार्केट क्या डिसाइड करता है उस पर भी एक डिपेंड रहेगा कि कहाँ जाके भाव रुकता है, 6000, 6200 या फिर 5500। अभी के भाव 20% जो 20 से 25% जो फसल की कमी है वो कहाँ तक रिफ्लेक्ट करती है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, कोविड के चलते डिमांड कैसी रहती है, क्या डिमांड कम होती है या इफेक्टेड होती है, ये भी देखना पड़ेगा। तो ये बात जरूर है कि फसल कम है, भाव बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमने ये नहीं सोचा था कि सोयाबीन और सरसों भी जो है ये 7000 के ऊपर बिकेगी और अभी तक भी डिमांड चल रही है, बल्कि प्लांटों पे सोयाबीन को मिलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे ही अभी अप्रैल महीने में भी चना लेने के लिए प्लांट वालों को 50 रुपये बढ़ा के लेने पड़ रहे हैं। और चूंकि आपने देखा होगा कि अभी तक नाफेड सरकारी प्रोक्योरमेंट भी 2 लाख टन से फालतू नहीं हो पाई है। जो मार्च में प्रोक्योरमेंट हो गया वो हो गया, अप्रैल में तो प्रोक्योरमेंट ही नहीं हो पाई क्योंकि मंडियों के भाव इतने ऊपर हैं कि सरकार को परचेज ही नहीं हो रही है। और सरकार के पास केवल 6 लाख टन ओपन मार्केट का और 6 लाख टन बफर का और 4 लाख टन ओपन मार्केट का ही माल बचा है, जो शायद मुझे लगता है बफर के लिए रहेगा। तो ये भी सेल पे अभी आने की उम्मीद नहीं है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली ये भाव बढ़ते रहेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत बीच में रिएक्शन जरूर आता रहेगा क्योंकि भाव इतने बढ़े हुए होते हैं कि उस पर कुछ न कुछ प्रॉफिट टेकिंग आती रहती है। पॉइंट टेकन सुनील जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो मुनाफा वसूली के दौर यहाँ पर चलते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी यहाँ पर पॉजिटिव है, तेजी बाजार में बरकरार है और इवन एज हायर प्राइसेस है, हमने डिमांड में कोई बहुत यहाँ पर बड़ा डेंट पड़ते हुए नहीं देखा। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं खाने के तेलों की या चने की यहाँ पर बात की जाए? आपको लगता है जिस तरह से फेस्टिविटीज यहाँ पर किक इन हुई हैं, इन हायर प्राइसेस पे भी डिमांड बरकरार रहेगी? बिल्कुल रहना चाहिए क्योंकि डिमांड अभी बनी हुई है और जैसा कि सुनील जी भी बता रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट में भी जो है फ्यूचर्स वो बढ़त पर कारोबार कर रहे हैं और वही रिफ्लेक्शन यहाँ भी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है। दूसरा, रुपये में भी फिर जो है एक बार फ्रेश जो है कमजोरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते भी भारतीय बाजारों में कीमतों में फिर एक बार सपोर्ट्स बनते हुए दिखे हैं। जहां तक चना की बात है, मेरा मानना है कि फंडामेंटल स्ट्रांग है, गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट कम है, तो इस बार गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई के कंसर्न्स रहेंगे मार्केट में प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, और वहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी शॉर्टेज है, तो यहाँ पे बढ़त जो है वो बनी रहेगी। और अगर थोड़े डिप मिलते हैं टुवर्ड्स 5300, 5350 तो फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। 5650 एक यहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर वो एक बार निकल जाता है तो मेरा मानना है कि जल्द ही कीमतें एक बार 6000 तक के लेवल्स यहाँ छू सकती है। तो चने में अभी जो मजबूती है वो बरकरार रहेगी और 6000 तक के लेवल्स यहाँ अगले 1 से 2 महीने में देखने को मिल सकते हैं। वहीं खाने के तेलों में अगर बात करें तो सरसों सोयाबीन तेल वायदा में हमने लोअर लेवल्स पर सपोर्ट्स बनते हुए देखे हैं, और मई वायदा में मेरा मानना है कि 1300 से 1305 के रेंजेस में अच्छे सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो इस रेंज में यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। 1322 से 1330 तक के लेवल्स मई वायदा में फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं।
ऑलराइट, तो यहाँ पर खरीदारी की राय अभी भी जारी है, बढ़त यहाँ देखने को मिल सकती है। और इवन एज मॉनसून यहाँ पर बेहतर होने की उम्मीद है। हमने गुआर सीड गुआर गम दोनों ही जगह पर आज पॉजिटिव मूव्स के साथ कारोबार होते हुए देखा है। क्लियरली अर्ली डेज। बीरेन जी, क्या फंडामेंटल्स यहाँ पर वॉच करेंगे, क्योंकि एक रिएक्शन, एक इमीडिएट सेंटिमेंट जो हम यूजली यहाँ पर आता हुआ देखते हैं वो आज नहीं है। गवार में बेसिकली जो माल का जो बोझा जो बोलते हैं वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि चूरी की एक्सपोर्ट्स ठीक ठाक रही, लेकिन गम में ओवर सप्लाई की पोजीशन है, तो वो थोड़ा उसको दबाएगा। ब्रॉडली स्पीकिंग ऐसा लग रहा है कि रिलेटिव वे में गवार का रेंज 3750 से 4050, ये 300 की जो लिमिटेड रेंज है उसमें रहेगा। जब भी गवार गम में ब्रेकआउट आए, यानी वो 6300-6400 के ऊपर अगर स्टेबलाइज हुए, तो आने वाले समय में फिर हम गवार को 43-44 तक देख सकते हैं। बट वो टाइमलाइन मेरे मॉडल के हिसाब से 15 मई के बाद शायद आएगी। ओके। और ब्रेक में जाने से पहले बीरेन जी, मुझे याद है लास्ट टाइम हम आपसे क्रिप्टो करेंसीज की बात कर रहे थे। बिटकॉइन ने आज ऑल टाइम हाई फिर से यहाँ पर बनाया है। किस तरह का इंटरेस्ट है इंडियन मार्केट्स में, और यहाँ से अब क्या लगता है, क्या ये एक एसेट क्लास की तरह उभरता हुआ नजर आ रहा है आपको? यहाँ डेफिनेटली काफ़ी एक्टिविटी तो हो रही है। HNI, अल्ट्रा HNI स्पेशली हम माने, या कोई प्रोग्रेसिव कॉर्पोरेट्स माने, वहाँ हो रही है। और स्पेशली मैं पर्टिकुलर इथेरियम में ज़्यादा ये देख रहा हूँ कि वहाँ रिटर्न के वाइज एनुअलाइज वो 1200 पार कर चुका है, इवन बिटकॉइन को भी पार कर चुका है। दूसरे भी कुछ कॉइन्स अब धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, साथ ही साथ स्टेबल कॉइन की भी बातें हो रही है, और ये डिजिटल युआन जो लॉन्च हुआ उसके बारे में भी, इवन सोवरिन कंट्रीज में भी काफ़ी चर्चे हो रहे हैं। इसमें शायद आगे आने वाले दिनों में काफ़ी हैपनिंग रहेंगे। क्लियरली इंटरेस्ट यहाँ पर काफी ज्यादा है। भारतीय बाजारों में भी हमने लंबी तादाद यहाँ पर लोगों की बनते हुए देखी है, और जिस तरह से आज का बाजार यहाँ पर रहा है, कॉइन बेस की लिस्टिंग है नैस्डैक्स में, माना यह जा रहा है कि बिटकॉइन की भी जो नई सप्लाई है वो कर्टेल्ड है। तो इन 2-3 चीजों का फायदा हमने बाजार में आते हुए देखा। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 4% ज्यादा की तेजी बिटकॉइन में, वो ऑल टाइम हाइज पर वहां पर है, और तेजी यहाँ पर इथेरियम, बाइनेंस कॉइन सभी जगह बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दर्शकों को भी जोड़ेंगे अपने साथ, लेंगे उनके भी सवाल। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है, और अब वो समय है जब अपने दर्शकों को अपने साथ हम यहाँ पर शो में शामिल करते हैं, लेते हैं उनके सवाल। सबसे पहले पूना से वसंत जैन जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। वसंत जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मैडम, गोल्ड के 12 लॉट लिए हुए हैं 45,800। ओके, आप फिलहाल यहाँ पर मुनाफे में हैं। वसंत जी, कब तक होल्ड करना चाहते हैं और किस तरह के मुनाफे की उम्मीद है आपको? जून महीने का कॉल है मैडम, और होल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट। बीरेन जी 12 लॉट खरीदे हैं उन्होंने, तो क्लियरली कन्विक्शन इनके ऊपर की तरफ ही है। 45,800 की खरीदारी है। क्या लगता है आपको, कहाँ जाते हुए नजर आएंगे भाव? कॉमेक्स में बॉटम आउट हो गया है मार्केट। आज के CPI के नंबर्स क्या आएंगे, वैसे तो बुलिश सेटअप है इसमें, बट रुपी उनको ज़्यादा सपोर्ट करेगा वसंत भाई को। मैं समझ रहा हूँ कि रुपी 75-80 अगले 2-3 वीक में आ जाना चाहिए। तो टेंटेटिवली इंडियन टर्म्स में मुझे 47,700 के आसपास का भाव अगले 7-8 दिन में दिख रहा है। बीरेन जी, अगर किसी को खरीदना हो एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी, तो क्या ये करंट लेवल्स भी बेहतर हैं, क्योंकि आज आधे % की यहाँ पर तेजी है, तो नीचे में कितना रिस्क है, ऊपर में किस तरह का रिवॉर्ड एक्सपेक्ट किया जाए? फेयरली रिवॉर्ड रिस्क का जो रेशियो है मनीषा जी, मुझे ये सेटअप काफ़ी अच्छी बार्गेन लग रही है, क्योंकि वापस से कोरोना प्रीमियम बिल्डअप होना चाहिए अगला मार्च, या तो शेक्सपियर की भाषा में ईडीज ऑफ मार्च जिसको बोलेंगे। तो यहाँ से मैं समझो कि $100 मिनिमम प्रीमियम, सेफ हेवन प्रीमियम मिनिमम बिल्डअप होता कॉमेक्स में देखता हूँ। रुपी में भी जो मैक्रो नेगेटिव नंबर्स है, फिस्कल डेफिसिट या करंट अकाउंट भी अब जो सरप्लस छोटी हो जा रही है,
ये देखते कहीं ना कहीं हम उसमें भी गोइंग फॉरवर्ड 75, 50, 76 तक तो आराम से जाएंगे। तो इट्स अ गुड टाइम, अट्रैक्टिव बार्गेन है अभी। चलिए, अट्रैक्टिव बार्गेनिंग है, खरीदना अच्छा है, यहाँ पर मौके के फायदे हैं ये। और वसंत जी, जैसे आपको बीरेन जी ने कहा कि होल्ड कर सकते हैं, यहाँ से अच्छी खासी तेजी है, आपके बाइंग लेवल्स इन एनी केस काफी बेहतर हैं, आप इन द मनी हैं और यहाँ से और तेजी की भी उम्मीद है। हमारे पास सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज अभी आया है जो मयूर शेठ का है, नागपुर से। हल्दी के 3 लॉट इन्होंने बेच के काम किया है 7,750 के लेवल्स पे। मनोज जी, क्या राय देंगे? बिल्कुल, मैं वायदा की अगर बात करें मनीषा जी, तो 7,800 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अगर वो ब्रेक होता है तो फिर कीमतों में जो गिरावट है वो 7,550 तक भी देखने को मिल सकती है। हमारी कल भी बात हो रही थी और मैंने आपको बोला था कि हल्दी वायदा में यहाँ नरमी देखने को मिल सकती है, और आज लगभग 4 से 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि 8,220 के क्लोजिंग एसएल से शॉर्ट की पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। 7,550 के लेवल्स मिले तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए। तो मनोज जी, आप कहेंगे कि हल्दी में जो तेजी हमने पिछले साल आते हुए देखी थी, जो कि टिक नहीं पाई और कुछ समय से लगातार मुनाफा वसूली है, तो ये एक और लेग डाउन है अब यहाँ पर, और ये अब सपोर्ट लेवल्स कहाँ बनते हुए नजर आते हैं? नहीं, मंदी नहीं है। मेरा मानना है कि एक हमने काफी बड़ी रैली जो है हल्दी में देखी थी, और एक ये रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि 7,500 से 7,300 के रेंजेस में एक बार कीमतें जो है वो कंसोलिडेट करती हुई दिखेगी। तो वर्तमान लेवल से 4 से 5% की गिरावट और देखने को मिल सकती है, और उन सपोर्ट लेवल्स पे फिर एक बार कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो 7,300 से 7,550 की रेंज जो है एक कंसोलिडेशन की रेंज रहेगी, और मेरा मानना है कि वहां से फिर एक बार कीमतों में सपोर्ट जो है वो देखने को मिलेंगी। 5% की गिरावट आज यहाँ पर है, यहाँ से 4 से 5% की मंदी हल्दी में और भी देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद यहाँ पर खरीदारी के मौके बनेंगे। एक और व्हाट्सएप अभी आया है, सुमित राजन कलकत्ता से लिखते हैं कि नेचुरल गैस के 4 लॉट में इन्होंने खरीदारी करी है 196 के लेवल्स पे। बीरेन जी, क्या राय है? यहाँ थोड़ा हल्का सा अपसाइड बाउंस आ सकता है, 204, 202 के आसपास का। यहाँ 191 का स्टॉप लॉस रख के पोजीशन को बरकरार रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो 202 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो थोड़ा आगे वेट कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस बरकरार रहना हो चाहिए। मे बी आगे शायद 210-12 भी मिल सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर 210 तक के लेवल्स आपको ऊपर में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अपने स्टॉप लॉसेस आप यहाँ पर जरूर मेंटेन करें। सूरत से साहिल हमने व्हाट्सएप करके बोल रहे हैं कि 6 लॉट उन्होंने खरीदारी की हुई है, एवरेज जिसका कोकुड में 2,370 का बनता है। साहिल, एक्चुअली हम मैसेजेस करते रहते हैं और कोकुड के अच्छे खासे बाजार को ये समझते भी हैं यहाँ पर। मनोज जी, क्या राय है? 2,370 की एवरेज में खरीदारी है। वर्तमान लेवल पर एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए मनीषा जी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के आसपास काउंटर जो है ट्रेड कर रहा है, और मेरा मानना है कि यहाँ पे एक प्राइस रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा जो कि कीमतों को एक बार फिर से 2,550, 2,600 की रेंज में जो है ला सकता है। तो यहाँ पे अभी भी अच्छे अट्रैक्टिव रेट है, एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए, और लोअर लेवल्स पर 2,550 से 2,600 की रेंजेस में फिर बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी, लेकिन वर्तमान लेवल पे एक बार मुनाफा वसूली करके पोजीशन को एग्जिट करना चाहिए। मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए, और आज नैनी केस करीब 3% की मुनाफा वसूली हमने कॉटन सीड ऑयल केक में आते हुए देखी भी है। लेकिन इसी के साथ मनोज जी, बीरेन जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम कमोडिटीज पर अपनी स्ट्रैटेजीज भी बताने के लिए। कमोडिटी कॉल में आज इतना ही। आगे देखिए मार्केट्स टुडे।